तो आज मैं आया हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके। और मैं मानता हूँ कि फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है। कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत टफ भी लगता है। लिटरली मुझे याद है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते थे जो इस टॉपिक को एक्चुअली वो छोड़ देते थे, वो पढ़ते ही नहीं थे। उनका ये मानना था कि इस पे टाइम क्यों बर्बाद करना, जब समझ में ही नहीं आना है तो फिर इस पे टाइम क्यों देना। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ और कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, जिससे रिलेटेड एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर लेंगे हम। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, कितना भी पढ़ लूँ लेकिन उससे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता था। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड्स कि एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट जो फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, उसके लिए ये टॉपिक टफ हो सकता है थोड़ा। लेकिन इस टॉपिक को नेगलेक्ट कर देना, ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा यही उम्मीद है यहाँ पे कि आप लोगों को एक इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जो वो आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है, सो दैट आपको डर ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके। बेसिकली हम दो चीज़ों की बात करते हैं गाइस। एक होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन की बाद में बात करेंगे। अभी करते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम क्या होता है गाइस, किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, लेट अस से कि ये एक बॉल है। ठीक है, ये जो बॉल है, ये बॉल क्या है, हैविंग एक मास m। ठीक है, इस बॉल का मास m है, अगर इसमें सर्टेन वेलोसिटी v है। ठीक है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये जो होगा मोमेंटम कहा जाएगा। ठीक है, सो यू कैन से मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इट्स अ मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नॉर्मली गाइज हम इस मोमेंटम, जिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ओके। अब क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें वेलोसिटी है, तो पी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, एंड इक्वल टू एम वी। ओके, यहाँ पे जो v का डायरेक्शन होगा वही p का डायरेक्शन होगा। फाइन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज एक डायरेक्शन भी होगा। ओके। तो जैसे एग्जांपल के लिए तो कह सकते हैं, मान लो एक लेट अस से एक बस है। ठीक है, तो बस मूव कर रही है v वेलोसिटी से। बस में कुछ लोग बैठे हुए हैं, मान लो 10 लोग बैठे हैं। 10 लोगों का मास कुछ 100 kg है, 1000 kg है। ठीक है, एंड लेट अस से बस का मास खुद का 5000 या 50,000 kg है। ओके, सो इसका एक सर्टेन मास एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो 50,000 1000 ऐड कर देंगे, 51,000। 51,000 इंटू वेलोसिटी v, ये क्या हो जाएगा, बस का मोमेंटम हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, लेट अस से दिस बॉल इज एट रेस्ट, v इज 0। ओके, इसमें जो लीनियर मोमेंटम p होगा दैट विल बी 0। फाइन। अच्छा, इसमें एक और कंपोनेंट है m, मास। सो मोमेंटम आल्सो डिपेंड्स ऑन द मास। जैसे किसी बॉडी का मास अगर कंटिन्यूस, लेट अस से कंटिन्यूस चेंज हो रहा हो, जैसे आपने देखा है कि रॉकेट। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में एक फ्यूल भरा हुआ है, ये देखो। ठीक है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है तो आपको पता है कि यहाँ से जो फ्यूल होता है वो बर्न होके कैसे निकलता है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, जो गैस के फॉर्म में निकलता है, तो इस रॉकेट का मास क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज होता रहेगा। ओके, फाइन। चलिए, अभी तो हम लोगों ने ये समझा है कि मोमेंटम होता क्या है। तो वो हमने सिंपल बताया कि किसी भी चीज़ का मोमेंटम उसका मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और चूंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी है एंड इसका मैग्नीट्यूड भी है। ओके, फाइन। नाउ बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नो, कंजर्वेशन से मतलब है कि किसी चीज़ का कंजर्व रहना। ठीक है,
बेसिकली जब गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो हम एक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इस रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम में एक टाइम के पहले, ठीक है, एक टाइम के पहले क्या मोमेंटम था, उसके जस्ट बाद क्या मोमेंटम हुआ, ठीक है। जैसे जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है, ठीक है, ये दूसरे बॉल से ऐसे कोलाइड होती है। मान लो कि ये बॉल ऐसे आ रही है v1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब मान लो कि इसका मास m1 है, तो आपको पता है कि इसका मोमेंटम क्या होगा, p = mv1, फाइन। इसी तरीके से एक बॉल दूसरी है ये, ठीक है, m2 v2 वेलोसिटी से जा रही है यहाँ पे, फाइन। इसका मोमेंटम क्या होगा, mv2, ठीक है। नाउ सपोज करो यहाँ आके दोनों कोलाइड करते हैं, फाइन। कोलाइड करने के बाद ये जो m1 है m2 है, इनके मास में सपोज करो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट वेलोसिटीज में चेंज होगा ना। एंड सपोज करो कोलाइड करने के बाद ये ऐसे ये इस डायरेक्शन चली जाती है, ये v1 डैश हो गया, ये v2 डैश, फाइन। मतलब मास में कोई चेंज नहीं, लेकिन वेलोसिटीज में चेंज होगा, ओके ओके। सो ये क्या बोल रहे हैं कि इस जस्ट कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था इस सिस्टम का, सिस्टम की बात करें तो मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं पूरे की, ठीक है। तो पूरे का मोमेंटम की बात मतलब क्या हो गया, p1 + p2, ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम है। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मान लो मोमेंटम जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद जब v1 डैश वेलोसिटी होती है तो p1 डैश हो जाता है इसका, दैट इज m1 v1 डैश, इसका p2 डैश हो जाता है, ठीक है, दैट इज m2 v2 डैश, फाइन। ये बाद का मोमेंटम, कोलिजन के बाद का, फाइन। नाउ p1 + p2 = p1 डैश + p2 डैश, ये कह रहे हैं ये होल्ड करता है ये इक्वेशन। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया है कि कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था दैट विल बी इक्वल टू कोलिजन के बाद, बट एक कंडीशन है, इफ, ओके, और यू कैन से प्रोवाइडेड दैट, क्या क्या प्रोवाइडेड दैट, ये करेंगे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हो सकता है कि इस सिस्टम पे कुछ फोर्सेस हों लेकिन उनका जो नेट है वो जीरो हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं बट नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, लेट्स से दिस इज एफ नेट, दैट इज इक्वल टू जीरो, फाइन, ओके। सो अभी इसी लॉजिक से p1 + p2 = p1 डैश + p2 डैश, चलिए p1 p2 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि m1 v1, ओके, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, फाइन। ये डैश, ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बट इट होल्ड्स ओनली व्हेन, ये कब तक होल्ड करेगा ये इक्वेशन तब तक होल्ड करेगी व्हेन यू कंसिडर देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके, दिस यू मस्ट नोट, फाइन, ओके। एक केस और है इसी में जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। लेट अस से मास m1 है ये, ठीक है, एंड दिस इज m2, दिस इज अनदर बॉल, ठीक है, वेलोसिटी v1 एंड दिस वेलोसिटी v2, फाइन। नाउ दोनों कोलाइड करते हैं और दोनों कोलाइड करने के बाद ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर, ओके। एंड स्टिक करने के बाद लेट अस से कि एक ये डायरेक्शन v डैश वेलोसिटी से मूव करते हैं दोनों, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइन, ओके। ये तुम्हारा हो गया मोमेंटम बिफोर। एंड आफ्टर क्या होता है, m1 v डैश, पहला भी v डैश से मूव कर रहा है, दूसरा m2 v डैश। इसका मतलब इसको भी ये भी कह सकते हैं ना कि m1 + m2 दोनों एक मास हो गए और दोनों की सिंगल वेलोसिटी है, ठीक है, v डैश,
फाइन। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क्स। ठीक है, तीसरा एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। लेटस से मान लो कि एक मास है m1। ठीक है, ये m1। ओके, लेटस से जैसे बम है। ठीक है, ओके, सो या कोई भी एक मान लो कि एक जैसे हम पढ़ते हैं एस्टेरॉयड है या कुछ भी है ना, बात करते हैं तो एस्टेरॉयड है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइन, एंड ये क्या होता है कि एकदम से ब्रेक होता है, एंड ब्रेक होके दो पार्ट्स में टूट जाता है। फाइन, एक हो जाता है m1 डैश और दूसरा हो जाता है m2 डैश। फाइन, और लेट अस से कि यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 डैश, इस डायरेक्शन में v2 डैश, ऐसे हो जाती है। फाइन, वेरी नाइस। अब बिल्कुल सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। इसमें देखो क्या है ना कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये खुद ही जो है ब्रेक हुआ है। ठीक है, अच्छा, जस्ट बिफोर डिसोसिएशन या डिसोसिएट हो बेसिकली टूट गया है। ठीक है, सो इस डिसोसिएट होने के पहले, ओके, ब्रेक होने के पहले इसका मोमेंटम क्या था, m1v1। फाइन, इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो डायरेक्शन अभी, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, केवल वेक्टर के टर्म्स में लिख देंगे तो उसका जो भी डायरेक्शन होगा उसमें अकाउंट हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू m1 डैश v1 डैश प्लस m2 डैश v2 डैश। फाइन, हमने क्या किया, कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम लिखा, कोलिजन के बाद ये डिसोसिएशन के पहले इसका मोमेंटम, डिसोसिएशन के बाद इसका मोमेंटम। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो बेसिकली ये दो तीन केसेस जो मैंने बताए इसी टाइप के केस आते हैं। ठीक है, मे बी एक बॉडी डिसोसिएट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट्स में, या दो बॉडी कोलाइड करेंगी, और देयर मे बी मल्टीपल बॉडीज, लेट अस से दीज आर द डिफरेंट बॉडीज। ओके, they are colliding to each other like this. Okay, and finally they are either breaking in different bodies, बहुत सारे बॉडीज में ब्रेक हो जाती हैं, या एक बॉडी बन के ये फाइनल किसी डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो सब में वही रूल होगा। ठीक है, ओके, सो अब अगर हम बिल्कुल सिंपल सा केस लें, बहुत ही सिंपल सा, तो जैसे सपोज करो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। फाइन, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये v1 से m1 मास v1 वेलोसिटी, ये m2 मास v2 वेलोसिटी। फाइन, अभी आप देखते हो दोनों लीनियर एक दूसरे से अपोजिट हैं लीनियरली। ठीक है, सो एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव होगा। ओके, और जब दोनों टकराएंगी तो इस तरीके से इनके बीच मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। टकराने के बाद वो हो सकता है कि ये ऐसे अपोजिट हो जाएं, या हो सकता है कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा हो। ठीक है, मान लो कि m2 बहुत बड़ा बॉडी है, तो क्या होगा, इसके साथ टकरा के इसी डायरेक्शन में ये भी चला जाएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन चले जाएंगे। ठीक है, अगर m2 बहुत बड़ा हुआ तो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि बॉडी, कौन सी बॉडी कितनी बड़ी है और उसका वेलोसिटी कितना ज़्यादा है। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ अब ये जो हमने लीनियर मोमेंटम की बात की है। ठीक है, मोमेंटम की जो बात किया है, बेसिकली लीनियर मोमेंटम की बात किया है मैंने। ये लीनियर मोमेंटम को ये प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन तो आगे मैंने बोल दिया कि बिफोर दिस कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दीज मोमेंटम्स विल बी इक्वल। ओके, बिफोर कोलिजन जो भी मोमेंटम है सिस्टम का, आफ्टर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम इक्वल होगा। फाइन, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो गाइज इसका प्रूव करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार वापस याद करो न्यूटन्स। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कोई बॉडी, लेट अस से एक बॉडी ये है। ठीक है, ये बॉडी इस बॉडी को, ठीक है, पुश कर रही है। ठीक है, मान लो ये बॉडी B1 है, ये बॉडी B2 है, सिंपल सी बात है नाम देने के लिए। इस पे F2 फोर्स लग रहा है, तो इस पे ये F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है,
ये बॉडी एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी, ये इधर पुश करेगी इसको तो ये इसको इधर पुश करेगी। फाइन। तो ये क्या बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बोलता है कि भाई जो F1 है ना, F1 है फोर्स, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट माइनस F2 के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। ओके, नाउ ये जो F1 और F2 हैं एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन अपोजिट में हैं। यहां से एक और कॉन्सेप्ट है, उसको क्लब करते हैं, ठीक है। इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स F लग रहा है, कितने समय के लिए लग रहा है, मान लो डेल्टा T टाइम के लिए, ठीक है। ये फोर्स जो है कितने टाइम के लिए लग रहा है, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। ओके, मान लो एक बॉडी है, जैसे ये सिंपल सा है, मान लो एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगा F, ओके, एंड ये डेल्टा T टाइम के लिए, मान लो ये बॉडी पे फोर्स डेल्टा T लगा, यहाँ से यहाँ तक मूव की डेल्टा T। फाइन। तो इसका जो इम्पल्स होगा फोर्स का इस बॉडी पे F डेल्टा T होगा। फाइन। ओके, नाउ इसी चीज़ को हम अभी इसमें अप्लाई करेंगे। फाइन। बट बिफोर दैट हम इम्पल्स को वेलोसिटी के टर्म्स में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स, ये नेट फोर्स, ठीक है, किसी भी बॉडी पे, ये बॉडी है, अगर ये एक्सीलरेशन ए से मूव कर रही है, इसका मास m है, तो इस पर एक नेट फोर्स F इक्वल टू ma होगा। फाइन। ये बोलती है, या ये कह सकते हैं कि अगर एक इस पर नेट फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो वो एक एक्सीलरेशन a जनरेट करेगा। इफ़ मास इज m देन F विल बी इक्वल टू ma। फाइन, ये बोलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं ma। फाइन। इसको बस हमको इम्पल्स के टर्म्स में लाना है, ठीक है, उस तरीके से। नाउ आपको पता है कि F नेट इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m dv/dt, ठीक है, और यू कैन से दिस इज डेल्टा v बाई डेल्टा t। फाइन। भाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन ना, ये बहुत ही सिंपल सा टर्म्स है, आपको पता होगा, नहीं तो फिर कभी किसी लेक्चर में ये आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बट ये समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v पर यूनिट टाइम डेल्टा t। ओके, सो वेरी क्लियर। अच्छा, आपको पता है कि अगर डेल्टा t को इधर लाएं तो ये हो जाएगा F नेट इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा v और m। फाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इम्पल्स है F डेल्टा t, जो यहाँ पे बात कर रहे थे गाइस, यहाँ पे इम्पल्स किसके बराबर होगा, ये m डेल्टा v क्या है, डेल्टा v है, ये फोर्स जब लगना स्टार्ट हुआ है और जब तक लगा है, ठीक है। हमने बताया ना कि ये बॉडी पे फोर्स लगा और ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा t टाइम तक लगा, तो जब लगा स्टार्ट हुआ एंड जब तक लगा, दोनों में वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। तो mv2 बेसिकली जो वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लो कि पहले v1 थी और जब फोर्स लग के फाइनल डेल्टा t टाइम में v1 डैश हो गई, ठीक है। जैसे कोलिजन होता है, कोलिजन में क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये लगता है, ठीक है, डेल्टा t इज़ वेरी शॉर्ट, तो उस टाइम में हमारा वेलोसिटी v1 से v1 डैश हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पे m डेल्टा v से क्या मतलब है, डेल्टा t टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुआ दैट इज v1 डैश माइनस v1। फाइन। ओके, इफ दिस इज क्लियर वी कैन से जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m v1 डैश पहले मोमेंटम माइनस m v1। फाइन, वेरी क्लियर यार। ओके, तो चेंज इन जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। फाइन। नाउ अब हम जाते हैं इस इक्वेशन पे जो थर्ड लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। F1 हमने बोला कि जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, तो जो
टू पे फोर्स लगाया है जितना, उतना ही वन पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बोला कि F1 इक्वल टू माइनस F2, फाइन। इसका मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और वो डायरेक्टली बैलेंस हो जा रहा है। देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। नाउ अगर आप इसी इक्वेशन में अब, ठीक है, ऐसे देखो कि डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम, तो इसका मतलब कि F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो जो बेसिकली इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स है वो भी 0 हो रहा है। अच्छा, इम्पल्स की वैल्यू मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट बॉडी का जो इम्पल्स है वो क्या होगा, m, मैंने दिखाया यहाँ पे ना, F डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि M1 V1 डैश माइनस V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस V2 इज इक्वल टू 0। यही हुआ, ओके। नाउ इफ यू जस्ट एक्सपेंड दिस इक्वेशन, तो M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ये और ये एक साथ इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, फाइन। इसको गाइस थोड़ा सा ये मत भूलिएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, ओके। नाउ गाइस जस्ट सी, हमने क्या बोला था, ये क्या है, दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ठीक है, इसको लिखो जैसे बिफोर कोलिजन, ओके, आफ्टर कोलिजन, ओके। सो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बराबर है कि अब जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, यहाँ से, ठीक है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, मतलब एक सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका सिस्टम का में अंदर कुछ भी चेंज होता रहे, ठीक है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम में लेटर से ऐसे 10 बॉडीज़ हैं अलग अलग, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज होता रहे, एक्सटर्नली इसके इस बाउंड्री के बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो इस सिस्टम के अलग अलग वेलोसिटीज़ होंगे, अलग अलग सब कुछ होगा, लेकिन टोटल मान लो ये M1 M2 M3 M4 M5 है, ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5 ये है, इसका जो नेट मोमेंटम होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये कैसे मूवमेंट हो रहा हो इधर उधर उधर करके, ठीक है, अलग अलग, ओके, फाइन। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दैट रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके। नाउ चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ओनली। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसमें एक ही डायरेक्शन में रहेगा वेलोसिटी, ठीक है। तो सपोज करो ये मास m की एक बॉडी है जो कि 3v वेलोसिटी से मूव कर रही इस डायरेक्शन में, फाइन। दूसरा एक मास, इसको 1 मिनट गाइस, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, ठीक है। लेटर से ये मास है, ठीक है, ये 3m है, इसकी वेलोसिटी 20, ठीक है। दोनों क्या होता है ना, जब कोलाइड करते हैं तो बेसिकली ये ऐसे और ये ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, फाइन, ओके, ये कंबाइन हो जाते हैं और ये v1 वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये m ये 3m, ठीक है, 3m, ओके। ये बोलते हैं कि जब ये कंबाइन हो जाता है कोलिजन के बाद तो क्या वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा इफ़ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कुछ इस डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा बिफोर एंड आफ्टर, भाई ये एक सिस्टम हो गया, इसको ऐसे सिस्टम कैसे बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से पूरा एक कंबाइंड सिस्टम हो गया, ठीक है। ये कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर की बात कर रहे हैं। बिफोर क्या होगा, m इंटू 3v प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे वेक्टर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, m इंटू 3v प्लस 3m इंटू v, ये टोटल मोमेंटम हो गया, दैट विल बी इक्वल टू m, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, प्लस 3m v1, दोनों का अलग अलग मोमेंटम
ठीक है, mv1 3mv1, क्योंकि v1 तो सेम है दोनों के लिए, और यू कैन ऑल्सो से m प्लस 3m, दोनों का मास ऐड कर लो क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कॉमन है v1, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दोनों में वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो कोलिजन हो रहा है हेड ऑन कोलिजन है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन मतलब बिल्कुल एक डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर, ये मूवमेंट इधर या इधर इस तरीके से होगा। फाइन, सो इसको सॉल्व करते हैं। 3mv 3mv 6mv 6mv इजक्वल टू 4mv1, सो v1 इजक्वल टू हो जाएगा 6/4mv अपॉन m कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2v। फाइन, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ओके, कंबाइंड सिस्टम इज दिस वन, ये कंबाइंड सिस्टम है। फाइन, ओके, नाउ इसी तरीके का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। एक गन है। ठीक है, गन को मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे कुछ होता है गन। ठीक है, आपको पता है कि इस तरह ट्रिगर होता है इसमें। ठीक है, नाउ ये किक करने के लिए होता है इसमें ना, तो यहाँ पे आपका बुलेट रहती है, बुलेट पे हिट करता है, ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब ये बुलेट बाहर निकल रही है जिस समय, ठीक है, तो बुलेट का मास मान लो, मास दिस इज 50 ग्राम्स एंड वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। फाइन, एंड इसका मास जो क्या कहते हैं गन है, गन का मास दैट इज 1000 ग्राम्स। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि जब बुलेट बाहर निकल रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे, उस समय मोमेंटम इसका मतलब जो ये गन है, गन का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हम ग्रेविटी इन सब की बात ना करें। ठीक है, सिंपल मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है जो। ठीक है, देखो एक सिस्टम है, ये है गन और ये है बुलेट। ठीक है, ये अभी इस समय, ठीक है, जस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है, मान लो कि ये हिट निकलने से पहले दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, ये ज़ीरो है। ठीक है, यही तुम्हारा मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए। फाइन, यही मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए। दिस इज ज़ीरो इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। फाइन, अच्छा बाद में जब निकल रहा है ये, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, मान लो कि ये यहाँ दिया है ना 30 मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करो और मान लो कि जो गन है उसकी वेलोसिटी v1 डैश है। ठीक है, तो m1 v1 डैश प्लस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, मास 50 ग्राम इंटू वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइन, तो इसका मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू 50 इंटू 30, बट यहाँ माइनस आ जाएगा, तो v1 जो होगा दैट इज माइनस कितना हो गया 1500 बटे m1 क्या है 1000 ग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आया मीटर पर सेकेंड। फाइन, इसका मतलब कि अगर बुलेट 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी तो गन जो हो गए वो -1.5 मीटर पर सेकेंड से रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगी। फाइन, दिस इज हाउ you can basically apply the momentum conservation. Okay, fine, so इसके आगे just wanted to introduce there is another term, एक और भी चीज़ होती है। ठीक है गाइज, नॉर्मली हम जब बात करते हैं, जैसे एक सिस्टम मान लो, ठीक है, ये सिस्टम इस तरीके से है। ओके, ये दो बॉल्स हैं, ये समझ लो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग का मास थोड़ी देर के लिए नेग्लिजिबल मान लो। ठीक है, मेनली ये एम जो बॉल्स है ना एम मास की, यही है मेन। ठीक है, इफ दिस इज ए स्ट्रिंग विच इज हैविंग नेग्लिजिबल मास बट इज ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज मूविंग। ओके, इस लाइन पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। फाइन, दोनों का मास सेम है तो ये सेंटर ऑफ मास ये होगा। ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव ऐसे कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर एक डायरेक्शन आएगा, ऐसा हो जाता है। ओके, फिर घूम के ऐसा हो जाता है। ओके, फिर पैरेलल आ जाता है। फाइन,
कैसे हो रहा, ये इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ सेंटर ऑफ मास अगर देखो आप, इसका सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, इसी लाइन पे, ओके। तो इस सिस्टम की बात करें अगर, ये रोटेट भी कर रहा है एंड लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम आपको लग रहा है यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे आ गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे आ गया, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है एक लीनियर डायरेक्शन में, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट दिस इज रोटेटिंग, ओके। इसका एक रोटेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बॉडी जो है इस तरीके से यहाँ है, फिर यहाँ यहाँ हो जा रही है, फिर यहाँ हो जा रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। नो ऐसे जैसे से ये आगे मूव कर रहा है, फाइन, ओके। तो मैं ये काम क्या बता रहा यहाँ पे कि इसमें एक, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम है जो कि आगे लेके जा रही है इसको। एट द सेम टाइम गाइज, क्योंकि ये बॉडी रोटेट कर रही है एट सर्टेन एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इसमें एक रोटेशनल मोमेंटम है जिसको एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताया जाए यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये एक बॉल है, सिंपल सा ना, ये बॉल का मास m है, ओके, एंड दिस बॉल इज मूविंग, ओके, ओके। अगर आप ये पॉइंट लो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बॉल केवल लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बट अभी सपोज करो एक सर्टेन पॉइंट है यहाँ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, लेट अस से ये ओरिजिन है, ऐसे समझ लो, ठीक है। दिस इज एक्स वाई जी, ओके, 0,0,0, फाइन, ऐसे समझ लो। नाउ दिस इज वेक्टर आर, अगर इसके हिसाब से ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है आर वेक्टर पे, ठीक है, लोकेटेड है, ठीक है। ये बॉडी वी वेलोसिटी से जा रही है ऐसे, ओके। सो समहाउ दिस पर्सन विल सी दैट कि भाई ये इधर तो जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में वी, जो इसका ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको अगर ऐसे देखो कि आर से, दिस इज आर डायरेक्शन, आर से लेटर से बीटा एंगल बना रहा है, तो वी साइन बीटा, बेसिकली ये क्या हो गया, वी का परपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो पार्ट है उस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, ओके। मतलब ये जो बंदा यहाँ पे है, इस पर्सन को लगेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। सो यू कैन से दिस पर्टिकुलर बॉल मे हैव एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, विद दिस पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसमें एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके। अच्छा, लीनियर मोमेंटम होगा, ऑफ कोर्स होगा लीनियर मोमेंटम, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ये, ठीक है, वी वेलोसिटी से, तो लीनियर मोमेंटम में है, ओके। बट आपको किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम से डिफाइन होगा। अब सपोज करो कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे एंगुलर मोमेंटम जानना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा नोटेशन है, ऐसे ही करते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, रट लीजिए, ओके, कि एल से नोटेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ जो एल होता है इसको लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, दिस वेक्टर आर, ठीक है, आर क्रॉस जो ये लीनियर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, ओके, पी आर क्रॉस पी, ओके। पी क्या है, ये लीनियर मोमेंटम आर के परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, दिस इज आर एंड लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पी, ओके। तो पी का जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा ये होगा, ओके। सो बेसिकली आर ये है, पी ये है, जो पी का परपेंडिकुलर पार्ट की बात करना है, तो आर क्रॉस पी करेंगे, ओके।
आर क्रॉस पी। तो आप देखिए, अगर आप अपने हैंड्स को ऐसे घुमाएंगे, थंब को नीचे रख के, तो ये ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ, मतलब इसको क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पेज में समझ लो, जिस पेज में हम लिख रहे हैं इस पेज में अंदर जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ कैसे आता है तो उसको क्या दिखाते हैं, डॉट से। ओके, अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस पर्टिकुलर एक्सिस के क्रॉस, ठीक है, जिसके क्रॉस मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा, हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, अंदर की डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर। ओके फाइन। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और आपको पता है कि पी क्या है, पी क्या है, पी होता है एम वी। ओके, एम वी, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, सो वी क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि वी जो ये वाला वी है दैट इज एम वी साइन थीटा। ओके ओके फाइन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट इज आर एम वी साइन थीटा। ओके, आर क्रॉस पी का मतलब ही होता है कि आर इंटू पी साइन थीटा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा ही, बट वंस वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो जस्ट ये स्टार्ट है। इसके लिए मतलब एंगुलर मोमेंटम के हम एक सेपरेट लेक्चर भी बनाएंगे, बहुत ही डीप में उसमें स्टडी करेंगे। बट टिल दैट टाइम मेरा ये कहने का मतलब था कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली एक और एग्जांपल से अगर देख लें तो सपोज करिए कि एक 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 बॉडी है, छोटा सा बॉल है समझ लो, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। सो दिस सेंटर के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। ओके, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। फाइन, ये मान लो सेंटर इसका। ओके, ये डिस्टेंस आर है। ओके, सो दिस इज मास एम, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी, कहीं पे भी रहेगा तो वेलोसिटी ऐसे होगा वी। ओके, टेंजेंशियल क्योंकि सर्कुलर मोशन है ये। ठीक है, इस तरीके से। फाइन, ओके, नाउ आपको पता कि ये आर हो गया। ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी वी हो गया। ओके, दिस इज आर डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम एल जो होगा दैट इज एम और क्रॉस वी, दिस इज आर। ओके, वेक्टर आर टू वेक्टर वी। ठीक है, अगर आप अपने पाम को घुमाएं ऐसे तो आपका जो थंब होगा वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, बाहर की तरफ आने का मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे वो डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ना। अब अपनी फिंगर्स को, पाम को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपका अंगूठा आ रहा है इस जिस पे मैं लिख रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, बाहर निकलते हुए आ रहा है। ठीक है, अंगूठा। सो ये जो होगा आर क्रॉस वी दैट विल बी एम आर वी। फाइन, एंड ये होगा परपेंडिकुलर टू द दिस पेपर। ओके, दिस स्क्रीन। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किल के प्लेन के, ये जो प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर निकलते हुए जो आएगा ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फाइन, ओके, एल इक्वल टू एम आर वी। नाउ देयर में बी सर्टेन केसेस जहाँ पे आप मोमेंटम के डायरेक्शन और मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं एम आर वी, वेलोसिटी हर जगह वी है। ठीक है, यहाँ पे वी है। आर रेडियस सेम है आपका। ओके, ये रेडियस थ्रू आउट सेम है, मास सेम है। सो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ये क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, जब तक ये बॉडी ऐसे मूव करती रहेगी इसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, अनलेस अनटिल कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए। ठीक है, फाइन। अच्छा, इसके डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन भी आप देखो कांस्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आर क्रॉस
वी करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, फाइन। लेकिन ये ऐसा हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं पे आपको डायरेक्शन लगेगा चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं। सो उस केस में हम देखेंगे फिर से, ठीक है। एक बहुत ही टिपिकल केस है जो कई बार IITs में पूछा गया है, IITs के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इस तरीके से कुछ एग्जांपल है। एक बॉडी है, ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी भी इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसका मास m है, ये रेडियस r है। तो अगर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको अगर मान लो एक्सिस मान लो ये, ठीक है, ये एक्सिस, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो mrv है, ठीक है। नाउ अगर इसको बस आप ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ के रेस्पेक्ट में देखो, ठीक है, यहाँ के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका v है, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में है और ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे थोड़ा सा और इसको ऐसे बनाएं, और ये मान लो कि इस तरीके से आ रहा, और ये ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। नौ तो ये जो होगा ना यहाँ पे, अगर हम r×v करेंगे, r×v, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे ना, थ्रू आउट चेंज होता रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा मान लो कि इस केस में जो मोमेंटम बनेगा ना, वो कुछ ये मान लो सर्कल के पेरिफेरी है, तो ये इस तरीके से सर्टेन एंगल पे रहेगा, फाइन। इसको एक्चुअली यहाँ पे भी दिखाना मुश्किल हो रहा है, बट इसको हम नए अच्छे एग्जाम्पल से लेके आएंगे एक फोटोग्राफ से, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लेक्चर को क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, फाइन। थैंक यू वेरी मच।